मोदी साहब ने ये जो सूफी संवाद का जो अभियान चालू किया है, मैं और उनके बाद हमारे जो अमित शाह सर है, उनकी भी विचारधारा बहुत अच्छी है। और मोहन भागवत जी जो उन्होंने भी ये सूफी संवाद को विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम ये चाहते हैं हमारी बरगाह दातार बाबा की बारगाहों से और जितनी भी सूफी संवाद की बारगाह है, हम वहाँ पर दुआ करते हैं कि 2024 में भी ये जितनी सीटें लाए उससे डबल सीटें लाए और देश को आगे बढ़ाए। ये बार 24 में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 156 आई है और ये जो पूरे इंडिया में जितनी सीटें आई थी ये बार उनसे भी बढ़ के आएगी, क्योंकि अमित जी और मोदी जी पे हमको पूरा भरोसा है। देखो, असदुद्दीन अवैसी की खुद की पार्टी है, वो हैदराबाद के अंदर 7 सीट नहीं जीतते तो पूरे इंडिया में क्या जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज दिल्ली के ITO में यहाँ पर सूफी संवाद जो है वो हो रहा है और इसी में तमाम जो हस्तियां हैं देश भर से वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ अगर हम आज बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनव्वर जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री के राज्य यानी कि गुजरात से आते हैं और जो हमारे साथ हैं। और हम मुनव्वर जी से बात करेंगे कि वहाँ पर PM नरेंद्र मोदी के आने के बाद कितना ज़्यादा बदलाव आया है और किस तरीके के काम जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे, जो JPC की मांग लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर कर रहा है। सैयद मुनव्वर जी, आप गुजरात से आते हैं, मोदी जी के राज्य से आते हैं, जिले से आते हैं, उनके जिले से आते हैं। हम उनके जिले से भी आते हैं, तहसील से भी आते हैं। मीरा दातार बाबा का सबसे बड़ा आस्थाना है सैयद मीरा अली दातार। वहाँ पर बहुत बड़ी दरगाह है, जैसे अजमेर की दरगाह बोली जाती है वैसे सेकंड नंबर में वर्ल्ड की जो दरगाह है सैयद मीरा अली दातार। और मोदी जी उस दरगाह से करीबन 10 किलोमीटर दूर उनका गांव है वडनगर, बराबर। तो मोदी जी जो काम करे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो गुजरात के अंदर उन्होंने जो बदलाव लाए, गुजरात तो ठीक है लेकिन जो 9 सालों में जो पूरे इंडिया के अंदर जो उन्होंने बदलाव किया है, जो गरीबों पहले के ज़माने में आज से 75 ईयर्स पहला राज जो भी सरकार ने किया 75 ईयर्स, तो उस सरकार ने कोई भी गरीब के लिए सुविधा नहीं दी थी। ना सिविल हॉस्पिटल ढंग से नहीं बनाई थी, ना स्कूल ढंग से नहीं बनाई थी, ना रोड नहीं बनाए थे। आज गुजरात के तुम रोड देखो, स्कूलों देखो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको टक्कर देती है सिविल हॉस्पिटल हमारी। वहाँ पर 2 टाइम खाना मिलता है मरीजों को, फ्री में इलाज उनका होता है। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो जो काम किए हैं वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। और ये नरेंद्र मोदी साहब ने ये सूफी संवाद जो महाअभियान जो दिल्ली BJP भवन के अंदर रखा है, उसकी बहुत खुशी है मेरे को कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये सूफी अभियान, क्योंकि सूफी अभियान ये है कि जो दरगाहों को, मंदिरों को जो मानता है और वो कभी भी मानवता धर्म का दुश्मन नहीं होगा और कट्टरपंथी कभी नहीं होगा। जो ये लोग कौन लोग हैं जो दरगाहों को नहीं मानने वाले कट्टरपंथ लोग हैं, जो तालिबानी लोग उनको बोले जाते हैं, वो लोग देश को अंदर दंगे करते हैं और देश की विचारधाराओं को, जो मोदी साहब की विचारधारा, हमारी जो विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा जो एकजुट होकर चलना मांगते हैं, तो जो तालिबान कट्टरपंथी लोग हैं वो लोग सूफी महासंवाद के खिलाफ है। और वो लोगों ने अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी दरगाहों को, सूफी की जो दरगाह है उन्होंने शहीद कर दी और काफ़ी वहाँ के सूफी संवाद के जो गद्दी नसीन हमारे जैसे उनको कितने लोगों को वहाँ पर भी शहीद कर दिया ये तालिबान कट्टरपंथ लोगों ने। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर सूफी संवाद की मीटिंग हो और पूरे देश के लोग उसमें जुड़े और सूफी संवाद क्या है वो सब समझे। और मोदी साहब ने ये जो सूफी संवाद का जो अभियान चालू किया है, मैं और उनके बाद हमारे जो अमित शाह सर है, उनकी भी विचारधारा बहुत अच्छी है। और मोहन भागवत जी जो उन्होंने भी ये सूफी संवाद को विचारधारा को आगे बढ़ाने की
कोशिश की है, क्योंकि आज वक़्फ़ के अंदर, हज कमेटी के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर कोई सूफ़ी संवाद का लोग है ही नहीं। यहाँ पर महबूब अली चिश्ती साहब और जमाल सिद्दीकी साहब ने जो काम किया, और दीदी जो आए हैं यहाँ पर नड्डा साहब से नीचे, वो यहाँ पर आए, वाड्रा साहब आए और हज कमेटी के चेयरमैन साहब आए, तो बहुत खुशी का मौका हमको मिला कि ये सूफ़ी संवाद को अब आगे ले जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारी बरगाह दातार बाबा की बारगाहों से, और जितनी भी सूफ़ी संवाद की बारगाह है, हम वहाँ पर दुआ करते हैं कि 2024 में भी ये जितनी सीटें लाए उससे डबल सीटें लाए और देश को आगे बढ़ाए। मोदी सर जी, अभी आपने जिक्र किया, तालिबान का जिक्र किया, ये भी बताया कि वहाँ पे किस तरीके से सूफियों की दरगाह तोड़ी जा रही है। आज अगर देश में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो अपने आप को मुसलमानों का नेता कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती कर रही है मोदी सरकार। देखो, असदुद्दीन ओवैसी की खुद की पार्टी है, वो हैदराबाद के अंदर 7 सीट नहीं जीतते तो पूरे इंडिया में क्या जीतेंगे। वो मुसलमानों को सिर्फ बहकाना सिखाते हैं, समझे आप। हर जगह जाते हैं, मुसलमान जिधर मजबूत होता है उसको वो कहते हैं। तो सूफीज़म क्या है, ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अब वो जो बात रखते हैं, बहकाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, मैं तुम्हारा ये हूँ वो हूँ। किसी को भी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के ऊपर जुल्म नहीं करो, किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं करो और किसी को भड़काओ मत, और किसी के धर्म को गाली मत बोलो। ये सूफ़ी संवाद और सूफ़ी लोगों का ये विचारधारा है। आज जो ओवैसी साहब बोलते हैं हम इतने हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भड़काऊ भाषण मुसलमानों में नहीं दिए जाए। मुसलमान हैं, ओबीसी समाज है, ये किसी को भी ऐसा मैसेज नहीं दे। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं अपने इंडिया के अंदर रहते हैं, वो सब एकजुट बन के रहेंगे तो इंडिया महासत्ता इंशाअल्लाह बन सकता है। बस बन सकता है, ये एकजुट रहेंगे तो। क्योंकि काफ़ी लोग ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए विभाजन करते हैं और अपने मुफाद के लिए वो अपने देश को तोड़ना चाहते हैं। सैयद मुनव्वर जी, आप गुजरात से ही आते हैं और गुजरात में पिछले ही दिनों विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट तो किया है, पर अब 24 को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। विपक्ष का कहना है मुसलमानों का वोट साधने के लिए मोदी जी जो हैं वो सूफी संवाद से लेकर, अगर हम अभी पिछले ही दिनों बयान की जिक्र करें, जिस तरीके से उन्होंने पसमंदा मुसलमानों को लेकर भी बयान दिया, कहा जा रहा है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। देखो, मोदी जी ने जो बॉम्बे में जो सूफी संवाद का जो हुआ था, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कोई मुझे वोट दे या नहीं दे, ठीक है, सबका काम मैं करता हूँ और मैं सबका साथ सबका विकास। मोदी साहब ने ये भी बोला है, कभी यूँ नहीं बोला कि 100 करोड़ या 10 करोड़, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला है 135 करोड़ और 140 करोड़ भाई और बहनें, किसी का नाम नहीं लिया, तो उसमें सभी लोग के धर्म आ गए। तो मोदी साहब जो चाहते हैं वो देश को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और महासत्ता बनाना चाहते हैं। अब आपने जो बोला है, गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुआ बराबर 2023-22 के अंदर एंडिंग में, तो जो इलेक्शन हुआ आज इतिहास हो गया। 1984 के बाद जितनी सीटें नहीं आई थी उसके अंदर ज़्यादातर मुसलमानों ने वोट दिया, बोला कुछ और किया कुछ और, तो 156 सीट आई। 24 में भी इसी तरीके के समीकरण रहने वाले हैं सर, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है मोदी जी को इस बार हटाना है तख्त से। ये बार 24 में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 156 आई है, और ये जो पूरे इंडिया में जितनी सीटें आई थी ये बार उनसे भी बढ़ के आएगी, क्योंकि अमित जी और मोदी जी पे हमको पूरा भरोसा है और वो देश को लेके आगे चलना चाहते हैं। और सूफी महाअभियान को लेके उन्होंने जो भी नई पहल की है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सारे देश के लोगों को मिल के आगे ले जाते हैं और सारे देश के गरीबों का उन्होंने कल्याण किया। जिसको इच्छा तो नहीं थी, किसी को हॉस्पिटल जाने के पैसा नहीं थे, वो सबको कार्ड निकाल के दिए, हर चीज़ उन्होंने सुविधा करके दी। आज कोई भी धर्म का लोग किसी का मोहताज नहीं है घर चलाने के लिए।
आज ये मोदी जी ने गुजरात को लेकर, गोधरा कांड को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो मोदी जी को फ्रेम करते हैं। बीबीसी ने भी उसी पर डॉक्यूमेंट्री चलाकर जब भी विपक्ष ने सवाल उठाए कि ये सच्चाई है जिसे मोदी सरकार छुपाना चाहती है। देखो, सब अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे। जब भी इलेक्शन आता है तो ये ऐसी बेहुदा बातें चलाई जाती है और छवि को बदनाम करने की ये एक उनकी चालें हैं। तो हर तरह का होता है। 5 घर में ये उंगली 5 है और मेरे घर में 5 भाई होंगे, तो सबकी विचारधारा एक धारा जैसी नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। आपके घर में होंगे 4 बहनें होंगी तो आपकी विचारधारा एक जैसे नहीं होगी। आप मिलिट्री ज्वाइन करना चाहेंगे, आपकी बहन डॉक्टर बनना चाहेंगी, कोई आईएएस बनना चाहेंगे, तो सबकी विचारधारा अलग अलग है। जब भी लोग आते हैं तो चंद रुपये लेके मोदी जी के नाम को, अमित जी के नाम को छवि खराब करना चाहते हैं। अब गोधरा कांड की आपने बात की, जो आप दोषी होते तो हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट, अपने सुप्रीम कोर्ट है, हमारी गुजरात की हाई कोर्ट है, क्यों उनको निर्दोष जाहिर करती? केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर क्यों निर्दोष जाहिर किया? ये सब गलत फहमी है और ये कांग्रेस की भी एक चाल है बदनाम करने की। हर पॉलिटिकल का अपनी अपनी रोटी सेकने का उनको हक है। गुजरात से मुझे एक सवाल और याद आया। गुजरात से आप भी आते हैं, मोदी जी के जिले से आते हैं। जिस राज्य से मोदी जी आते हैं उसी राज्य से गौतम अडानी भी आते हैं। आज उनको भी लेकर विपक्ष कह रहा है जेपीसी की जांच होनी चाहिए। मोदी जी ने अमीर बना दिया अडानी को, देश बेच दिया अडानी को। देखो, मैं ये अडानी जी के एक बारे में बहुत अच्छी बात बोलना चाहूँगा। कोई भी एक चीज़ है, आज कांग्रेस के ज़माने में आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मक्का और मदीना के अंदर जो बिल्डिंग रखते थे, हज कमेटी में लोग जाते थे कांग्रेस के ज़माने में, तो 1 लाख रियाल की बिल्डिंग होती थी, 1 लाख दिरहम की, 1 लाख दिरहम की बिल्डिंग होती थी। तो कांग्रेस के ज़माने में लेटर में लिखते थे 2 लाख दिरहम की बिल्डिंग, क्योंकि वो वहाँ पर कोई भी मुसलमान के अलावा जा नहीं सकता था। वहाँ की गवर्नमेंट का वो कायदा है, सऊदी गवर्नमेंट का, और आज भी है। तो यहाँ से जैसे बिल बता देते थे वो लोग बिल पास कर देते थे। तो जो कुछ किया अडानी जी जो है, आज एयरपोर्ट उनको ठेके पे दिया, तो आज एयरपोर्ट की जो हालत थी पहले की, उस जमाने के अंदर जेट एयरलाइंस थी और एयर इंडिया थी, बस 2 ही फ्लाइट थी, बराबर। तो उस ज़माने में 10-10, 15, 20-20 हज़ार बॉम्बे से दिल्ली का किराया होता था। आज 5 लाख रुपए किराए की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 2000, 2500, 3000 किराया कर दिया। ये अडानी जी का सबसे मेन अच्छी बात है, समझे। और अडानी जी ये देश को चलाएंगे, उनको भी बदनाम करने की साजिश है। ये सब जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके भी पीछे लगे हुए हैं।